यूरुग्वे में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की एक रग्बी टीम थी जो बहुत मशहूर थी। इसने नेशनल चैंपियनशिप भी जीती हुई थी। ये टीम हर साल चिली के शहर सैंटियागो जाती थी और वहाँ चिली की नेशनल रग्बी टीम से फ्रेंडली मैच खेलती थी। ये लोग जब भी मैच के लिए जाते तो अपने साथ फैमिली और फ्रेंड्स को ले जाते थे। इस तरह मैच खेलने के साथ साथ ये लोग फैमिली के साथ भी इंजॉय कर लेते थे। 12 अक्टूबर 1972 में भी ये टीम मैच खेलने के लिए सैंटियागो चिली जा रही थी। इस टीम ने फेयर चाइल्ड FH-227D हवाई जहाज से सुबह 8 बजे चिली के लिए निकलना था। ये यूरुग्वे एयरफोर्स का जहाज था। इस जहाज में टोटल 45 लोग सवार थे, यानी अमले के 5 लोग, टीम के 19 लोग और बाकी 21 लोग फैमिली और फ्रेंड्स थे। इस जहाज में 2 पायलट थे। एक पायलट फेराडास बहुत तजर्बाकार था और वो इस इलाके में यानी इन पहाड़ियों पे 29 बार पहले ही फ्लाई कर चुका था, और दूसरा को पायलट था जो माउंटेन में जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। इस वक्त भी ये जहाज को पायलट ही उड़ा रहा था। अगले दिन सुबह ये लोग सैंटियागो जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही मौसम खराब हो जाता है तो जहाज को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में ही उतार दिया जाता है। ये शहर जो है ये चिली से थोड़ा सा पहले आता है। इस तरह इन लोगों को मेंडोजा में रात गुजारनी पड़ जाती है। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को मौसम कुछ बेहतर होता है तो पायलट जहाज को फिर से चिली की तरफ उड़ाता है। थोड़ी देर बाद यानी 3:21 पर को पायलट सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रेडियो के जरिए बताता है कि हम कुछ देर तक चिली पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें लैंड करने की परमिशन दी जाए। जब ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सुनता है तो वो हैरान है कि वहां तक पहुंचने के लिए 11 मिनट लगते हैं, लेकिन को पायलट सिर्फ 3 मिनट बाद कह रहा है कि वो चिली पहुंचने वाले हैं। इधर सैंटियागो में बैठा कंट्रोलर कहता है कि जहाज की हाइट को 10,000 फीट तक ले आओ और साथ ही लैंडिंग की परमिशन भी दे देता है। 3:30 पर ये इस जहाज से आखिरी बातचीत थी। को पायलट से एक गलती हो चुकी थी जिसकी वजह से जहाज में बैठे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली थी। असल में को पायलट ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। इनका जहाज अभी तक मेंडोजा में ही था, लेकिन को पायलट समझ रहा था कि वो एंडीज की पहाड़ियों पर है, जबकि मैन पायलट को भी असल सिचुएशन समझ नहीं आई थी। ये लोग प्लेन की हाइट कम कर रहे थे और ऐसे एरिया में जहां माउंटेन्स की हाइट पहले ही ज्यादा, जब जहाज की हाइट कम हो रही थी तो जहाज एयर पॉकेट को हिट करता है। एयर पॉकेट को हिट करने का मतलब है कि जहाज ऐसी जगह जाता है जहां बहुत कम एयर प्रेशर था और जहाज के अंदर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस पैदा हो जाता है और जहाज के अंदर बैठे पैसेंजर खौफजदा हो जाते हैं। वो फौरन सीट बेल्ट बांध लेते हैं। पायलट जहाज को कुछ ऊपर करने की कोशिश भी करता है। पायलट पूरी कोशिश करता है कि इस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकल जाए, लेकिन अफसोस अब देर हो चुकी थी। ऊपर जाते वक्त हवाई जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन का रियर पोर्शन अलग हो जाता है। प्लेन के पीछे 2 सीटों की रो थी जो प्लेन से बाहर हवा में गिर जाती है और अब प्लेन का सामने का पोर्शन बचा था जो सीधा जाकर नीचे एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जहाज इस ग्लेशियर पर फिसलता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर आखिरकार एक जगह रुक जाता है। जहाज में सब कुछ तबाह हो गया है। पैसेंजर सीटें जहाज से फटकर बाहर आ जाती हैं। जहाज का कॉकपिट तबाह हो जाता है और एक पायलट फौरन मर जाता है। ये हवाई जहाज अब एंडीज की पहाड़ी पर किसी अननोन जगह पर 3570 मीटर की बुलंदी पर टूटा पड़ा है। हैरानकुन बात यह है कि जहाज के 45 पैसेंजर में से 33 पैसेंजर मौजूदा तौर पर अभी भी जिंदा हैं। कुछ बहुत जख्मी थे, कुछ बेहोश थे। चारों तरफ चीखों पुकार लगी हुई थी। इनमें से कुछ जख्मी थे, कोई नहीं जानता था ये किस जगह फंस चुके हैं। बाद में पता चलता है कि ये जहाज अपने मुकर्रर रूट से 80 किलोमीटर तक भटक गया था। ये एक दिल दहला देने वाला हादसा था जो फ्लाइट 571 को एंडीज की पहाड़ियों में 1972 में पेश आया था। इस क्रैश में 2 सर्वाइवर ऐसे भी थे जो ज्यादा जख्मी नहीं थे। एक 19 साल का रॉबर्ट कैनेसा और दूसरा 20 साल का गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, इसलिए ये फौरन ही ये देखना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और कौन कितना जख्मी है। ऐसे भी लोग थे जो बहुत शदीद जख्मी थे। जो लोग अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे थे वो जख्मियों को जहाज से बाहर निकालने लगे कि कहीं जहाज में ब्लास्ट न हो जाए, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 0 था जिसकी वजह से कदम उठाना भी मुश्किल था। ये लोग कुछ देर तो बाहर खड़े रहते हैं लेकिन मजबूरन दोबारा जहाज के टूटे हुए हिस्से के अंदर आ जाते हैं। जहाज की एक साइड टूटी हुई थी, वहां से हवा और ठंड बहुत ज्यादा अंदर आ रही थी। इस जगह को ये जहाज की सीट वगैरह से बंद करते हैं ताकि वक्त गुजारने के लिए एक कमरा बन जाए। जख्मियों में कोई डॉक्टर तो था नहीं, लेकिन मेडिकल के जो 2 स्टूडेंट थे वो लोगों की पूरी मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ जहाज के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिली की सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि जहाज गायब है और तकरीबन 4 जहाजों को सर्वाइवर को सर्च करने का काम दे दिया जाता है। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको कुछ नहीं मिलता। मसला ये था कि ये एयरक्राफ्ट जहाँ पे गिरा था वहाँ सफेद रंग की बर्फ थी और ये एयरक्राफ्ट भी सफेद रंग का ही था। चारों तरफ सफेद बर्फ थी जिसकी वजह से इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर 1972 की रात को बचे हुए पैसेंजर
पैसेंजर बहुत पुर उम्मीद थे कि अगर किसी तरह ये एक रात गुजार लें तो सुबह कोई न कोई रेस्क्यू टीम इनको रेस्क्यू कर लेगी। इस बर्फानी रात को मजीद 5 जख्मी मौत के मुंह में चले जाते हैं और सर्वाइवर्स की तादाद अब 28 हो जाती है। क्रैश के 3 दिन बाद ही सर्वाइवर ये महसूस करते हैं कि इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। वो बर्फ को मेल्ट करके कतरा कतरा पानी वाइन की बोतलों में जमा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। 21 अक्टूबर 1972 प्लेन क्रैश के 8 दिन के बाद सर्च और रेस्क्यू टीमें तलाश का काम खत्म करने का सोचती हैं। इन 8 दिनों में इन्हें सर्वाइवर का कोई निशान नहीं मिला था। बहुत कम चांस था कि इतने दिनों तक कोई जिंदा बचा हो। 142 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान सर्वाइवर को एक ट्रांसिस्टर रेडियो मिलता है जो हवाई जहाज की सीटों के दरमियान में होता है। सर्वाइवर में रग्बी टीम का एक खिलाड़ी रॉय हार्ली इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है। वो एक लंबा एंटीना बनाता है और थोड़ी कोशिश के बाद रेडियो काम करने लग जाता है, लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी बाहर की सारी खबरें सर्वाइवर सुन सकते हैं और खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं भेज सकते। और क्रैश के 11 दिन के बाद जब रेडियो ऑन होता है तो सर्वाइवर को पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन खत्म किया जा चुका है। ये खबर सुनकर उन लोगों का दिल दुख से भर जाता है। क्रैश के 11वें दिन सर्वाइवर को महसूस होता है कि खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। इनके पास शुरू ही से खाना बहुत कम था। उन्होंने शुरू ही से सारा खाना जमा कर लिया था और क्रैश के कुछ दिन के बाद ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू किया था। वो बहुत कम मिकदार में खाते थे, लेकिन अब खाना खत्म हो रहा था। 3800 मीटर की बुलंदी पर ना कोई सब्जा था, ना दरख्त, ना पौधा जिसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और ना ही जानवर के जिनको ज़िबा करके खा सकें। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुछ लोगों ने जहाज के कुछ पार्ट्स जैसा कि जहाज की सीटों के अंदर कार्टन को निकाल के खाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने लेदर वगैरह को, लेकिन इससे वो बीमार रहने लगे। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं था तो इन सर्वाइवर ने कुछ ऐसा किया जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली के मुर्दा जिस्मों को जो जहाज के बाहर बर्फ में पड़े हुए थे खा लिया जाए। ये फैसला लेना कोई आसान नहीं था। फिर उन्होंने एक दूसरे को इजाजत दे दी कि सर्वाइवर में से जो भी मर जाएगा बाकी जिंदा रहने वाले लोग उसके मुर्दा जिस्म को खा लेंगे। क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर 1972 को खाने के ये सोर्सेज यानी मुर्दा जिस्म भी तेजी से खत्म हो रहे थे। वो नहीं जानते थे आगे क्या होगा। हालात बहुत बदतर थे। इस रात एक बहुत बड़ा एवलांच बहुत तेज से पहाड़ी के ऊपर से नीचे जहाज के इस हिस्से पर गिरता है और हर तरफ बर्फ जम जाती है। 8 लोग बर्फ में गुम होकर ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग जिंदा बचते हैं। ये लोग अब सोचते हैं कि इनको बचाने कोई नहीं आएगा। अगर जिंदा रहना है तो खुद कोशिश करके इंसानों की बस्ती या गांव तक पहुंचना होगा। सर्वाइवर में से पेराडो, कनेसा और विजिंटिन मजबूत लोग थे। बाकी लोग फैसला करते हैं कि इन तीनों को खाने के लिए ज्यादा राशन दिया जाए और गर्म कपड़े इन्हीं को दिए जाएं ताकि ये लोग बाहर निकलकर मदद हासिल करें। इनमें सबसे पहला काम ये था कि लोकेशन का अंदाजा लगाया जाए कि वो कहाँ मौजूद है। प्लेन क्रैश होने से पहले को पायलट ने बोला था कि इनके जहाज ने कोरिको शहर को पास कर लिया है। इस वक्त इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो वो चिली के किसी देहाती एरिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका ये अंदाजा गलत था क्योंकि को पायलट को खुद भी अंदाजा नहीं था कि इसका जहाज इस वक्त किस इलाके में उड़ रहा है। दरअसल वो अभी तक एंडीज की पहाड़ियों में ही थे। क्रैश के 33 दिन के बाद 15 नवंबर 1972 को कनेसा, पेरेडो और विजिंटिन मदद ढूंढने के लिए निकलते हैं। कई घंटे पैदल सफर करने के बाद इन लोगों को अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टूटा हुआ टुकड़ा नजर आता है। इन्हें जहाँ कुछ सूट केसेस मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं और कुछ मेडिसिन भी मिलती हैं। इन चीजों के साथ ही इनको एयरक्राफ्ट का 2 वे रेडियो सिस्टम भी मिलता है। एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे न सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजे जा सकते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। वो फैसला करते हैं कि बातचीत के लिए एयरक्राफ्ट के इस रेडियो सिस्टम को चलाया जाए ताकि SOS कॉल करके मदद हासिल की जा सके। वो सर्वाइवर में से रॉय हार्ली की मदद हासिल करते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी बहुत समझ बूझ थी, लेकिन अफसोस वो भी रेडियो ऑन न कर सका। क्रैश के 59 दिन बाद 11 दिसंबर 1972 को अचानक एक और एवालांच आता है और जिसमें 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। अब सिर्फ 16 सर्वाइवर रह जाते हैं। वो लोग वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर जाते हैं। 12 दिसंबर 1972 क्रैश के 2 महीने के बाद पेरेडो, कनेसा और विजिंटिन वेस्ट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें यकीन था कि 2 या 3 दिन चलने के बाद कोई मदद मिल जाएगी। इन लोगों ने 3 दिन
दिन की खुराक भी अपने पास रखी थी। इन लोगों के पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, ग्लेशियर पर चढ़ने का कोई एक्सपीरियंस, कोई कैंपस, कोई मैप नहीं था। इतनी हाइट पर ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाती, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों ने सिलाई करके जो स्लीपिंग बैग बनाया हुआ था वो रात के वक्त सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल करते और सुबह के वक्त सूरज के निकलते ही ये दोबारा पैदल चलना शुरू कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते रहे। चलते चलते 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वो महसूस करते हैं कि वेस्ट की तरफ चलने का इनका ये फैसला शायद गलत था, क्योंकि रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन खाना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। इस वक्त विज़ेंटीन ने ये फैसला किया कि वो वापस क्रैश साइट पर चला जाए। परेडो और केनेसा ही आगे बढ़े ताकि खाने की कमी न हो सके। 15 दिसंबर 1972 को विज़ेंटीन वापसी का सफर शुरू करता है। वापसी का ये रास्ता बहुत आसान था क्योंकि ये डाउन हिल था। परेडो और केनेसा पहाड़ी पर आगे बढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि शायद कोई इलाका नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ बर्फानी पहाड़ियां नजर आती हैं। थोड़ा और आगे चलने पर इनको वेस्टर्न हॉरिजन में एक छोटी पहाड़ी ऐसी नजर आती है जहाँ पे बर्फ नहीं होती। ये लोग फैसला करते हैं कि इन्हें इसी डायरेक्शन में सफर करते रहना चाहिए। पेरेडो और कनेसा के दिन हाइकिंग करते हुए एक वादी में पहुंचते हैं जहाँ इनको एक खूबसूरत नदी बहती नजर आती है। एक थका देने वाले सफर के बाद अचानक एक नदी पर पहुंचना बहुत पुरसकून बात थी। वो बहुत खुश थे। साथ ही इन्हें नदी के दूसरे किनारे पर 3 आदमी घोड़ों पर बैठे नजर आते हैं। पेरेडो जोर से चिल्लाता है, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि इसकी आवाज इन आदमियों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस वक्त इनमें से एक आदमी पेरेडो और कनेसा को देख लेता है और इनकी तरफ देखकर टुमारो का कहता है कि वो अगले दिन वापस आएगा। ये लोग बहुत बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करते हैं। वो आदमी अगले दिन घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस वक्त अपने साथ पेपर और पेंसिल भी लाता है। वो इस पेपर पर लिखता है, व्हाट डू यू वांट। फिर वो इसको पत्थर पर धागे की मदद से बांधता है और नदी के दूसरे किनारे की तरफ फेंकता है। इस वक्त पेरेडो को पहली बार मौका मिलता है कि वो अपना मैसेज बाकी दुनिया को बताए। पेरेडो इस पेपर पर स्पेनिश जुबान में लिखता है, मैं यूरुग्वाई से आया हूँ। हम बहुत दिनों से पैदल सफर कर रहे हैं। मेरे जख्मी दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पे मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें कैसे मदद मिलेगी। ये लिखकर वो कागज दोबारा नदी की दूसरी तरफ फेंकता है। दूसरी तरफ इस मैसेज को रिसीव करने वाला चिली मुल्क का एक किसान था। वो इस मैसेज को पढ़ता है और इशारों से इनको बताता है कि मैंने समझ लिया है। इसको याद आता है कि 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसके बारे में खबरों में भी पता चला था, लेकिन ये पता नहीं चला था कि वो कहाँ गिरा है और किधर है। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि 2 महीने पहले प्लेन क्रैश से ये लोग अभी भी जिंदा बच गए हैं। वो वहाँ के आर्मी कमांडो को पेरेडो का मैसेज दिखाते हैं और ये आर्मी कमांडो सैंटियागो में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर राब्ता करता है। इसी दौरान दूसरे किसान पेरेडो और कनेसा को घोड़ों पर सवार लॉस मेंटिनेस शहर में ले आते हैं। इस वक्त इन्हें पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में बहुत खतरनाक पहाड़ियों पर सफर करते हुए तकरीबन 61 किलोमीटर तक ये लोग पैदल चले हैं। पैदल सफर बहुत कम खुराक मिलने की वजह से कनेसा सिर्फ 44 केजी वेट के साथ जिंदा बचा था। इन लोगों की कहानी जैसे ही शहर के बाकी लोगों तक पहुंचती है, ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। चिली एयरफोर्स सर्वाइवर को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजती है। इधर आर्मी ऑफिसर पेरेडो और कनेसा से क्रैश साइट की लोकेशन मालूम करने के लिए बातचीत करते हैं और इनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर ले जाते हैं। पेरेडो और कनेसा आर्मी ऑफिसर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने साथियों को रेस्क्यू करने क्रैश साइट पर खुद जाते हैं। इस तरह प्लेन क्रैश के 70 दिन बाद 22 दिसंबर 1972 को सर्च एंड रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर 16 सर्वाइवर को बचा लेते हैं। इन सर्वाइवर की हालत बहुत बुरी थी, टूटी हुई हड्डियां, ग़िज़ाइयत की कमी, अपनों को खो देने का गम, लेकिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं।